पुष्पा का नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है इस बार वो किस हद तक जाएगा? तो चलिए आज देखते हैं इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा द रूल का एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग सीन हम जापान में देखते हैं, जहाँ बहुत सारे कंटेनर्स आए हुए थे जिसमें लाल चंदन की लकड़ियां थी। तभी हमारे पुष्पा भाऊ यानी अल्लू अर्जुन की एंट्री होती है। पुष्पा यहाँ पर अपने माल का पैसे लेने आया था, जो कि कई दिनों से अटका हुआ था। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है जिससे पुष्पा को गोली लगती है और वो पानी में गिर जाता है। अगले सीन में हम भंवर सिंह शेखावत को देखते हैं, जिसकी पुष्पा भाऊ ने पार्ट 1 में बैंड बजा दी थी। शेखावत मजदूर बनने की एक्टिंग करता है और मजदूरों के साथ लाल चंदन की लकड़ियां काटने जंगल जाता है और प्लान बनाकर सभी मजदूरों को अरेस्ट कर लेता है और उनकी बहुत धुलाई करता है और बाद में सबको जेल में डाल देता है। उसे लगता है अभी तो वो पुष्पा को पकड़ ही लेगा। आगे पुष्पा अपने आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। वो सीनू नाम के मजदूर को लेने आया था। वो सीनू के ऊपर लगे घाव देखता है और बाकी मजदूरों पर भी नजर घुमाता है और समझ जाता है कि शेखावत ने उन्हें बहुत मारा है। इससे वो गुस्से में आता है और सबको वहां से लेके जाने का फैसला करता है। वहां के इंस्पेक्टर और कांस्टेबल उसे ये करने से मना करते हैं क्योंकि इस वजह से उनकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए पुष्पा उन सबको सैलरी के साथ पेंशन के पैसे भी दे देता है और उन्हें रिटायरमेंट देता है। जब शेखावत स्टेशन आता है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता और वो समझ जाता है कि पुष्पा ने सबको खरीद लिया है। इससे हम ये भी समझ जाते हैं भले पुष्पा स्मगलिंग का काम करता था, पर वो अपने सब मजदूरों का भी ख्याल रखता था। फिर हम श्रीवल्ली को देखते हैं, जो कि पूजा करने पुष्पा के माँ के साथ मंदिर जा रही थी। वो भगवान के लिए सोने का मुकुट बनवाती है, पर वहाँ पर मोहन और उसकी फैमिली आ जाती है। वो पंडित को उन्हें उसकी गोत्र और सरनेम पूछने के लिए कहते हैं और हम जानते हैं कि पुष्पा के पास कमी थी तो वो था उसका सरनेम। वो उनकी बेइज्जती करता है और वहाँ से चला जाता है। पर मोहन की बेटी कावेरी अपने पुष्पा चाचा और श्रीवल्ली से बहुत प्यार करती है। वो श्रीवल्ली से हालचाल पूछती है और चली जाती है। पुष्पा अपनी पत्नी श्रीवल्ली से बहुत प्यार करता था और उसकी हर एक बात मानता था। पुष्पा अब सिंडिकेट का प्रेसिडेंट था और चंदन की स्मगलिंग करके उसने बहुत सारा पैसा कमाया था। शहर का हर एक इंसान उसे जानता था। आज वो सिद्धप्पा के साथ सीएम को मिलने जाने वाला है। तभी श्रीवल्ली उसे सीएम के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए कहती है, जिसे वो अपने घर पर लगाएगी। सीएम भवन जाकर वो सीएम के साथ फोटो खिंचवाने लगता है, पर तभी सीएम उसे कहता है कि चप्पल की जगह हमेशा नीचे ही रहेगी। वो पार्टी के लिए फंड देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे गले लगाए और उसके साथ फोटो खींचे। और फिर क्या, पुष्पा का ईगो इससे हर्ट हो जाता है। वो वहां से बाहर आता है और सिद्धप्पा को पूछता है अगर सिद्धप्पा सीएम होता तो क्या वो उसके साथ फोटो खिंचवाता। जिस पर सिद्धप्पा कहता है कि पुष्पा की वजह से ही वो इतना आगे बढ़ सका है और वो पुष्पा के साथ एक क्या 100 फोटो खिंचवाता। इसलिए पुष्पा भी सिद्धप्पा को सीएम बनाने का ठान लेता है। सिद्धप्पा उसे कहता है कि उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो पुष्पा पूछता है कि कितने, तो सिद्धप्पा बोलता है कि 100 करोड़ तो लगेंगे ही। पुष्पा उसे 500 करोड़ देता है। सिद्धप्पा ये देखकर चौंक जाता है और कहता है कि इतने पैसे वो कहाँ से लाएगा। पुष्पा बताता है कि अभी वो बस इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी स्मगलिंग करेगा, यानी कि अभी वो इंटरनेशनल बिजनेस करेगा। वो सिद्धप्पा को दिल्ली जाकर मिनिस्टर को मिलने के लिए कहता है। पहले तो वो मिनिस्टर उसे मना कर देता है। पुष्पा उस मिनिस्टर को सोफा बेचता है जिसमें 25 करोड़ थे, जिससे वो मिनिस्टर समझ जाता है कि बंदे में पावर तो बहुत है और ऐसे ही करके पुष्पा सब एमएलए को खरीद लेता है। पुष्पा मालदीव जाता है और वो 2000 टन चंदन यानी 500 करोड़ की डील करके आता है। वो देश के हर एक चंदन के व्यापारी को फोन करता है और लकड़ियां मंगवाता है। फिर हम मंगलम सीनू और दक्षा को देखते हैं। दक्षा तो अभी भी अपने भाई के मर्डर का बदला लेना चाहती थी। उन दोनों को पुष्पा की डील के बारे में पता चलता है और ये बात वो शेखावत को जाके बताते हैं। वो उसे कहते कि शेखावत सभी सिंडिकेट मेंबर को डराए धमकाए ताकि वो पुष्पा के आगे काम करने से मना कर दे। उनका मकसद था कि सिंडिकेट के लोग वापस मंगलम सिनू को प्रेसिडेंट बना दे। पुष्पा के लोग चंदन की लकड़ियां ट्रक से लेकर जा रहे होते हैं। तभी शेखावत उन्हें रोकता है और सभी ट्रक को आग लगा देता है और साथ ही में एक मेंबर को मार डालता है। इससे सिंडिकेट पूरा हिल जाता है। सिद्धप्पा शेखावत को जाके मिलता है और पुष्पा और उसमें सुलह करने के लिए कहता है, पर शेखावत नहीं मानता। वो कहता है कि पुष्पा ने उसे नंगा किया था और ये बात वो भूल नहीं सकता। तो सिद्धप्पा कहता है कि अगर पुष्पा उसे सबके सामने सॉरी बोल दे तो क्या वो मानेगा। ये सुनकर शेखावत बावला हो जाता है। आखिर उसको तो वही चाहिए था। अगले दिन सिद्धप्पा एक पार्टी रखता है जहाँ वो दोनों को बुलाता है। पुष्पा शेखावत को सॉरी बोलेगा ये देखने के लिए सब लोग वहाँ आते हैं। पुष्पा वहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आता है।
और वो शेखावत को सॉरी बोलता है और वहां से चला जाता है। शेखावत तो ये सुन के 7वें आसमान पे चला जाता है और यहाँ तक कि वो उसके सॉरी को रिकॉर्ड भी कर लेता है। पुष्पा ने सॉरी तो बोल दिया था पर वो बिल्कुल खुश नहीं था। वो अपने आप को चोमू कहने लगता है और खुद से नजर मिला नहीं पाता, इसलिए वो वापस उसी पार्टी में जाता है और शेखावत की गाड़ी को ठोकता है, जिससे शेखावत पानी में गिर जाता है और उसी पानी में पुष्पा पेशाब करने लगता है और कहता है कि शेखावत जैसे करप्ट आदमी को वो कभी सॉरी नहीं बोल सकता। वो शेखावत को कहता है कि वो 2 दिन में 2000 टन माल स्मगल करने वाला है और उसमें अगर दम है तो उसे रोक के दिखाए, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो लाइफ टाइम मजदूर बन के रहेगा। शेखावत इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और शहर के हर एक कोने पर चेक पोस्ट लगवाता है। फिर भी उसे एक भी चंदन की लकड़ी नहीं मिलती। उसी दौरान उसकी नजर नदी पर गिरती है जो कि पूरी तरह से सूख गई थी और वो समझ जाता है कि पुष्पा नदी से माल लेके जाने वाला है। वो अपने टीम के साथ वहां जाता है और वो लोग सच में नदी से ही माल लेके जा रहे थे। शेखावत उनका पीछा करता है और तभी उसे बहुत सारी बैलगाड़ियां दिखती है। उनकी मदद से वो उन्हें रोकता है और पूरा माल जब्त कर लेता है। उसे लगता है अब तो उसने पुष्पा को हरा ही दिया था। वो मीडिया वालों को बुलाता है और कहता है कि पहली बार किसी पुलिस वाले ने पुष्पा का माल पकड़ा है और वो भी 2000 टन। पर तभी वहाँ मंगलम सिन्नू आता है और उसे कहता है कि ये सब माल नकली है, यानी कि वो चंदन की लकड़ियां थी ही नहीं। पुष्पा ने फिर एक बार उसके साथ गेम कर दिया था और हमें पता चलता है कि जिस बैलगाड़ी की मदद से शेखावत ने पुष्पा के आदमियों को रोका था वही बैलगाड़ियां चंदन की लकड़ियों से बनी थी। पुष्पा अपने आदमियों के साथ वहां आता है और कहता है कि अब पुष्पा फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है, यानी कि अब वो हर चीज आगे की सोचता है। आगे श्रीवल्ली, पुष्पा और उसकी फैमिली माता काली के उत्सव में जाते हैं। वह श्रीवल्ली चक्कर आके नीचे गिर जाती है और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इससे पुष्पा बहुत खुश हो जाता है और काली माँ का गेटअप करता है और तांडव करने लगता है। और ये सीन इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन था। अल्लू अर्जुन सर ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। तांडव देखकर श्रीवल्ली उसे पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, तो पुष्पा कहता है उसने सुना है कि ऐसा करने से काली माता सब इच्छा पूरी कर देती है। तो श्रीवल्ली कहती है कि पुष्पा के पास तो सब कुछ है, वो जो चाहे ले सकता है। तो वो कहता है कि उसे लड़का नहीं बल्कि लड़की चाहिए जो कि बस काली माँ दे सकती है। अगर लड़का हुआ तो उसे कोई भी खानदानी नाम नहीं मिलेगा और उसे भी पूरी जिंदगी उसकी तरह ताने सुनने पड़ेंगे। और ये सीन काफी इमोशनल है। दूसरी तरफ कुछ लड़के पुष्पा की भतीजी कावेरी को छेड़ने लगते हैं। पुष्पा ये देख लेता है और उन लड़कों को बहुत मारता है। तभी वहाँ मोहन आता है जो कि पुष्पा को कहता है कि ये सब करके भी उसे कोई फैमिली का नाम नहीं मिलने वाला और ना ही वो उसकी फैमिली के साथ कोई रिश्ता बना सकता है। श्रीवल्ली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें गुस्से में बहुत कुछ सुना देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे जिन लड़कों ने कावेरी को छेड़ा था मोहन उन्हें अधगंजा करता है और सबके सामने चप्पल की माला पहनाकर गधे पर बिठाता है। अगले सीन में मंगलम सिन्नू, दक्षा और शेखावत सीएम के पास जाते हैं। उसे कहता है कि अगर पुष्पा ने चंदन की लकड़ियां बॉर्डर के बाहर पहुंचा दी तो उसकी सीएम की कुर्सी कभी भी जा सकती है, क्योंकि इस डील से पुष्पा के पास 5000 करोड़ रुपए आने वाले थे जिससे वो सब एमएलए को खरीद लेगा। ये सुनकर सीएम शेखावत को माल रुकवाने के लिए कहता है। माल रामेश्वरम से श्रीलंका जाने वाला था। शेखावत वहां पहुंच तो जाता है पर वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। मतलब पुष्पा ने अभी उसका इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। पुष्पा के पास पैसे आते ही वो सभी एमएलए को खरीद लेता है। शेखावत के पास जो नकली चंदन की लकड़ियां थी वो उसे जला देता है, क्योंकि अगर मीडिया में ये बात पता चल जाती कि वो लकड़ियां नकली थी तो उसकी बहुत बेइज्जती होती और वो सस्पेंड भी हो सकता था। आगे हम देखते हैं कि जैसे पुष्पा ने बोला था 24 जुलाई को वो सीएम के साथ फोटो लेगा, तो उसी दिन सिडप्पा सीएम की शपथ लेता है और श्रीवल्ली के घर खाना खाने आता है। वो श्रीवल्ली को कहता है कि उसके एक फोटो की वजह से ही वो सीएम बना है और उसने आज का दिन इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि आज श्रीवल्ली का बर्थडे है और पुष्पा उसे गिफ्ट देना चाहता था। भले सिडप्पा सीएम बना था पर राज तो पुष्पा भाऊ का ही था। पुष्पा श्रीवल्ली का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन पुष्पा की भाभी मतलब मोहन की उसके घर आती है और कहती है कि कावेरी को किसी ने किडनैप कर लिया है और उन्होंने 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। पुष्पा ये सुनकर अपनी गन लेके पहले तो न्यूज चैनल वालों के पास जाता है और वहाँ लाइव आके कहता है कि अगर कावेरी को एक भी खरोच आई तो वो उन्हें रप्पा रप्पा करके मार डालेगा, यानी उनके टुकड़े कर डालेगा। वो उनको 1 घंटे का टाइम देता है
और कहता है कि अगर उन्होंने कावेरी को उनके पास यहाँ आके छोड़ दिया तो वो सबको जाने देगा। आगे पता चलता है कि जिसने कावेरी को पकड़ा है वो कोई नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है। मिनिस्टर सिडप्पा को कहता है कि पुष्पा को कहे कि उसे छोड़ दे, अगर वो कावेरी को कुछ भी कर देता है तो भी उसे जाने दे। ये सुनकर पुष्पा सिडप्पा को कहता है कि तू तो सीएम बनने के लायक ही नहीं है, और आगे कहता है कि सेंट्रल मिनिस्टर भी भाड़ में जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से 10 करोड़ मांगता है और उसे अकेले पैसे लेकर बुलाता है। पुष्पा वहाँ हेलीकॉप्टर से जाता है और गन से शूट करने लगता है। तभी वो कहता है कि अगर उसने शूट किया तो उसका लड़का कावेरी को मार डालेगा। ये सुनकर पुष्पा गन फेंक देता है। बाद में वो लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं और उसके हाथ पैर भी बांध देते हैं। फिर वो कावेरी को वहां लाते हैं और पुष्पा के सामने उसकी इज्जत पर हाथ डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा इतने गुस्से में आता है कि उन्हें वो मुंह से काट काट कर मार देता है और फिर आगे एक जबरदस्त फाइट होती है। मिनिस्टर का भाई यहाँ पहुंच जाता है और उसे रोकने लगता है। पुष्पा मिनिस्टर के बेटे के साथ उसे भी मार डालता है और कावेरी को यहाँ से लेके जाता है। ये सब बातें जब मिनिस्टर को पता चलती है तो वो पागल हो जाता है। आगे मोहन पुष्पा के घर आता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो हाथ जोड़कर पुष्पा के माँ के सामने माफी मांगता है और कहता है कि उसके पापा ने उनका और पुष्पा का ख्याल रखने के लिए कहा था, पर उसने ऐसा नहीं किया और ऊपर से उनके साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। ये गलती माफी के लायक नहीं है। फिर भी वो उनसे हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफी मांगता है और कावेरी की शादी का कार्ड देकर वहां से चला जाता है। श्रीवल्ली पुष्पा को कार्ड दिखाती है। उसमें उसके नाम के साथ उसके पिता का नाम था और उसके माँ का भी नाम था। ये देखकर पुष्पा इतना इमोशनल होता है कि वो जोर जोर से रोने लगता है। बचपन से उसके पास जो कमी थी आज वो पूरी हो गई थी। कुछ दिन बाद वो अपनी पूरी फैमिली के साथ कावेरी की शादी में जाता है और मोहन और उसका भाई गले लगाकर उसका स्वागत करते हैं और वो सब लोग काफी खुश होते हैं। फिर हम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि अपने भाई और भतीजे का क्रियाक्रम कर रहा था। वो किसी का आने का इंतजार कर रहा था पर वहाँ कोई आदमी नहीं बल्कि उसकी ओर से एक गुलदस्ता और उसके ऊपर एक साइन मिलता है और वैसा ही साइन शादी में दिखाई देता है जिस पर टिक टिक करने की आवाज आ रही थी, यानी कि वहाँ पे बॉम्ब था। एक इंसान जो कि दूर पहाड़ी पर था रिमोट के बटन को दबाता है और शादी में जोर से धमाका हो जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। और फिर हम देखते हैं पार्ट 3 का पोस्टर जो कि है पुष्पा 3 द रैम्पेज। ये मूवी एक मास एंटरटेनमेंट है। वैसे तो 3.5 घंटे की मूवी है पर टाइम कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता और लगता है और ज्यादा टाइम चले। सुकुमार की राइटिंग जबरदस्त है, स्क्रीन प्ले भी अमेजिंग। मूवी में इमोशनल कॉमेडी और एक्शन सीन जबरदस्त दिखाए हैं। अल्लू अर्जुन सर की एक्टिंग तो कमाल की है ही, पर रश्मिका ने भी बहुत जबरदस्त काम किया है और फवाद सर का तो क्या ही कहना, माइंड ब्लोइंग। अगर आप भी इनके फैन हो तो आपको ये मूवी थिएटर में जरूर देखनी चाहिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।